हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है शरीर द्रव तथा परिसंचरण। वन शॉट के अंदर करने वाले हैं। अगली 50 से 55 मिनट के अंदर चैप्टर जो है वो आपके दिमाग में पूरा सेट कर देंगे। एनसीईआरटी की सारी लाइंस कवर्ड रहेंगी, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूं आपसे। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको ये पीडीएफ जो नोट्स हैं ये आपको वहां मिल जाएंगे, और टेस्ट भी अपने होते हैं, वो टेस्ट आपको वहां मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। क्या होगा ज्वाइन करने से, कब क्लास होगी कब नहीं होगी आपको पता रहेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। ठीक ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ब्लड की बारे में बात करेंगे ना। ब्लड को हिंदी में कहते हैं जी रुधिर कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड क्या है, एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है। ब्लड जो है वो क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है, ठीक है। अन्य आधातर इस ब्लड में होता क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कुछ आधातरी होता है जैसे मैट्रिक्स, ठीक है, और प्लाज्मा होता है इसके अंदर, और संगठित पदार्थ, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या क्या होते हैं, कुछ अन्य आधातरी होते हैं, ठीक है, कुछ प्लाज्मा होते हैं, और उसके अलावा आपके संगठित पदार्थ होते हैं। पहले बात करेंगे प्लाज्मा क्या है और संगठित पदार्थ क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा जो है ब्लड के अंदर कितना होता है, 55% क्या होता है प्लाज्मा। 100% मान लो ब्लड है तो उसमें 50% हिस्सा किसका है, प्लाज्मा का बना हुआ है, ठीक है। अभी प्लाज्मा होता कैसा है, तो हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है। ये हल्का पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है, ये आपको याद रखना है कि हल्का पीला रंग है, पूछ लेगा, ठीक है। और संगठित पदार्थ कितने होते हैं, 45% आपके संगठित पदार्थ होते हैं। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और आपके प्लेटलेट्स, ये तीन आपके किसके अंदर आते हैं, संगठित पदार्थ के अंदर आते हैं। एक बार वापस रिपीट करूंगा। ब्लड जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, सिंपल सी बात है। एक है आपका प्लाज्मा जो कि 55% भाग ब्लड का बनाता है, और एक है आपका संगठित पदार्थ जो कि 45% भाग बनाता है। प्लाज्मा जो है वो हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है, गाढ़ा पदार्थ है। उसके अलावा जो आपका संगठित पदार्थ है इसके अंदर आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। पहले बात करेंगे प्लाज्मा की। प्लाज्मा के अंदर क्या है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, तो जल होता है। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या है, इसके अंदर जल ही है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या है, इसके अंदर जल ही होता है। प्रोटीन कितनी होती है, 6 से 8% इसके अंदर प्रोटीन होती है। कुछ मिनरल्स भी होते हैं, और क्लोटिंग फैक्टर भी मौजूद होते हैं प्लाज्मा के अंदर। और क्लोटिंग फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, थक्का या फिर स्कंदन कारक इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक बात है, चलो बात करते हैं प्रोटीन कौन कौन सी है। मैंने आपको बताया ना कि प्रोटीन होती है इसके अंदर 6 से 8% प्रोटीन है। तो प्रोटीन कौन कौन सी होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोटीन है यहाँ पर एक तो फिब्रिनोजन, ठीक है, फिब्रिनोजन प्रोटीन है, ठीक है। ये किसका काम क्या है, थक्का बनाने का काम है जी। थक्का बनाने में कौन मदद करती है, फिब्रिनोजन, ठीक है। एक है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, इसका काम क्या है, परासरणी संतुलन, ठीक है, परासरणी संतुलन बनाने के मेंटेन करने का काम है, ठीक है। उसके अलावा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, इसका काम क्या क्या है, इसका इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा, ठीक है, इसका काम है। चलो इस बार मैं वापस रिपीट करता हूं। प्लाज्मा जो है इसके अंदर जल होता है 90 से 92%, भैया ठीक बात है। प्रोटीन होती है जी 6 से 8%, कुछ मिनरल्स होते हैं, उसके अलावा इसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, स्कंदन कारक होते हैं। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन इसके अंदर कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी फिब्रिनोजन जो कि आपकी क्लोटिंग के अंदर काम आएगी, थक्का बनाने में काम आएगी। उसके अलावा एक होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो कि आपकी परासरणी संतुलन बनाने में काम आती है। उसके अलावा एक ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि आपका इम्यूनिटी में हेल्प करती है। अब एक वर्ड आता है सीरम। सीरम क्या होता है, देखो ध्यान से। अगर मैं प्लाज्मा से अगर मैं क्लोटिंग फैक्टर बाहर निकाल दूं, देखो मैंने आपको बताया ना कि प्लाज्मा के अंदर क्या है, आपकी क्लोटिंग फैक्टर मौजूद होते हैं, थक्का या फिर स्कंदन कारक मौजूद होते हैं। अगर मैं प्लाज्मा से ये स्कंदन कारक क्लोटिंग फैक्टर माइनस कर दूं, तो मेरे पास में क्या बचेगा, जो बचेगा उसको मैं क्या कहूंगा, सीरम कहूंगा। प्लाज्मा से अगर मैं क्लोटिंग फैक्टर को बाहर निकाल देता हूं, उसके बाद में जो बचेगा उसको मैं क्या कहूंगा, सीरम नाम दे दूंगा। तो सीरम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बात कर ली प्लाज्मा की जो कि 55% भाग बनाता है ब्लड का। अब बात करें अपन किसकी, संगठित पदार्थ की बात करेंगे जो कि ब्लड का 45% भाग बनाता है। आ जाओ जी। संगठित पदार्थ के अंदर सबसे पहला है अपना इर्थ्रोसाइट, आरबीसी, जिसको हिंदी में रक्ताणु कहते हैं, ठीक बात है। कितनी होती है, सबसे पहले इसकी आपको पता होनी चाहिए कितनी मात्रा में होती है, ये आरबीसी कितनी होती है, ठीक है। तो 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम ऑफ क्यूब होती है ये, ठीक है। 5 से 5.5 मिलियन, 50 लाख से 55 लाख आपकी आरबीसी इरिथ्रोसाइट रक्ताणु होती हैं। रेड बोन मेरो की जो लाल अस्थि मज्जा है उसमें ये बनती है। आरबीसी कहां बनती है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर, रेड बोन मेरो के अंदर ये बनती है। आकृति कैसी होती है इसकी, उभयावतल होती है, बाइकॉनकेव इसका शेप होता है। जो आपकी आरबीसी है उसकी आकृति कैसी होती है, उभयावतल होती है, बाइकॉनकेव,
याद होना चाहिए आपको। केंद्र किसके अंदर होते ही नहीं, ठीक है, आपकी आरबीसी जो उसके अंदर केंद्र के अब्सेंट है, ठीक है। और इनका जो रंग है वो कैसा होता है, लाल रंग होता है भैया, हमें तो पता है आरबीसी नाम से पता रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इनका रंग कैसा होगा, लाल होगा। मैंने कहा रंग लाल तो होगा, ये तो बात आपको पता है, क्यों होगा लाल वो बताओ, ठीक है। तो इनका रंग लाल रंग लोह युक्त जटिल प्रोटीन एक पाई जाती है इनके अंदर। लाल रंग किसकी वजह से है, इनके अंदर की क्या होती है, लोह युक्त, ठीक है, आयरन युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन इनकी उपस्थिति कारण इनके अंदर क्या आता है, लाल रंग आता है। तो इनका लाल रंग लोह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। एचबी जो है वो कितनी होती है, 100 ml ब्लड के अंदर कितनी हीमोग्लोबिन होता है, तो 12 से 16 ग्राम आपका पर 100 ml ब्लड के अंदर होता है। तो 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन मौजूद होगा। आरबीसी की औसत आयु कितनी है, ठीक है, एक आरबीसी कितने दिनों तक जिंदा रह सकती है, तो 120 दिनों तक वो क्या है, जिंदा रह सकती है। उसके बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके प्लीहा को, स्प्लीन को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 120 दिनों के बाद में जब ये खत्म हो जाएंगी आरबीसी, तो ये कहां जाएंगी, ये जी प्लीहा के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। एचबी जो है इसका काम क्या है, अपन ने सबसे वाले चैप्टर में पढ़ लिया इसके बारे में। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये ऑक्सीजन अगर जेठालाल है तो एचबी क्या है, बबीता जी है। जहां जहां एचबी होगा वहां वहां ऑक्सीजन आ जाएगी। तो एचबी का काम क्या है, गैसों का परिवहन करना। एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो मैं क्या कह रहा था, मैं आपको इतना सा कह रहा था कि अर्थ्रोसाइट जो आपकी इर्थ्रोसाइट जो हिंदी में रक्ताणु कहते हैं, आरबीसी इंग्लिश में, ठीक है, शॉर्ट में है, ठीक है। कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन होती है, ठीक है भैया। कहां बनती है, लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो के अंदर बनती है। केंद्रिक होता है कि नहीं होता, केंद्रिक तो नहीं होता इनके अंदर, ठीक है। आकृति कैसी होती है, उभयावतल आकृति होती है। इनका लाल रंग कैसे क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, लोह युक्त इनके अंदर एक जटिल प्रोटीन होती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, उसकी मौजूदगी के कारण इनका रंग कैसा आता है, लाल आता है। एचबी कितनी होती है, 100 ml ब्लड के अंदर कितनी एचबी होगी, मतलब एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन कितनी होगी, तो 12 से 16 ग्राम आपकी क्या होगी, हीमोग्लोबिन होगी। औसत आयु कितनी होती है, 120 दिन की, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कौन है, प्लीहा स्प्लीन होता है। एचबी गैसों का परिवहन करती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अगला जो संगठित पदार्थ अपना वो है डब्ल्यूबीसी, श्वेताणु, इंग्लिश बात करें ल्यूकोसाइड कहते हैं इसको, ठीक है। ये कितना होता है भाई, इसका नंबर की संख्या देखो, 6000 से 8000 mm³ होता है इसका, ठीक है। तो आपकी वो आरबीसी कितनी थी, 5 मिलियन से 5.5 मिलियन, 50 लाख से 55 लाख, और ये कितनी होती है, 6000 से 8000, ठीक है। अब ये जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी ग्रेनुलोसाइट जिनको हिंदी में कणिकाणु कहते हैं, और एक होती है आपकी एग्रेनुलोसाइट जिनको हिंदी में ऐकण कोशिका कहते हैं। ध्यान से देखो, मैंने आपको कहा कि आपकी जो डब्ल्यूबीसी है वो कितनी होती है, पहले तो आपको संख्या याद होनी चाहिए, 6000 से 8000 होती है। उसके अलावा ये दो प्रकार की होती है, एक आपकी ग्रेनुलोसाइट कणिकाणु, और एक होती है आपकी एग्रेनुलोसाइट एकणिक कोशिका, ठीक बात है। अब ग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन कौन आता है वो देखो भैया, ग्रेनुलोसाइट के अंदर आती है आपकी न्यूट्रोफिल, ठीक है, इओसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये तीन किसके अंदर आती हैं, ये तीन आपकी ग्रेनुलोसाइट के अंदर आती हैं। वही मैं बात करूं एग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन कौन आते हैं, तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आपकी एग्रेनुलोसाइट ऐकण कोशिका के अंदर आती हैं। समझ में आई या नहीं आई बात, तो ये सिंपल सिंपल बातें लेकिन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वापस सुनो ध्यान से, दो प्रकार की हैं डब्ल्यूबीसी, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर आपकी न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल आती हैं। वही मैं बात करूं एग्रेनुलोसाइट की, तो वहां पर आपकी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आती हैं। न्यूट्रोफिल की जो आपकी कितनी मात्रा में न्यूट्रोफिल होती है, तो 60 से 65% आपकी न्यूट्रोफिल ही होती है डब्ल्यूबीसी के अंदर। डब्ल्यूबीसी के अंदर 60 से 65% कौन है, न्यूट्रोफिल ही होती है। इओसिनोफिल कितनी होती है, 2 से 3% इओसिनोफिल होती है, ठीक है। बेसोफिल कितनी होती हैं, 0.5 से 1% आपकी बेसोफिल होती हैं। वही मैं बात करूं एग्रेनुलोसाइट के अंदर मोनोसाइट कितनी होती हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर 6 से 8% आपकी मोनोसाइट होती हैं, और लिम्फोसाइट होती है आपकी 25 से 30%। तो इनके परसेंटेज भी आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं इनका काम क्या है, तो न्यूट्रोफिल का काम है भक्षण का काम है, क्या है, भक्षण का काम। किसी कोशिकाओं को अगर इनको खाना है, ठीक है, मारना है, तो ये क्या करेंगे, भक्षण करेंगे। भक्षण मतलब उनको खा जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही आपकी मोनोसाइट का काम क्या है, भक्षण का काम है, इसका कार्य क्या है, भक्षण का, ठीक है। इओसिनोफिल जो है वो एलर्जी में काम आएगी, ठीक है। बेसोफिल जो क्या रिलीज करेगी, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, ये सारी रिलीज करती है। बस आपको ये सिंपल बातें याद रखनी है, ठीक है। चलो, लिम्फोसाइट का काम क्या है, इम्यूनिटी का काम है। इसको अपन देखो, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होती है ना, हाँ, तो इनका काम वही है। अपन इसको ज्यादा डिटेल में कहा करेंगे, अपन ज्यादा डिटेल में करेंगे मानव स्वास्थ्य तथा रोग के अंदर, ठीक है। चलो,
अगला जो आपका संगठित पदार्थ है वो आपका है थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स पट्टिकाणु, जिसको हिंदी में कहेंगे थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सुना है सबने, जब भी किसी के डेंगू हो जाए प्लेटलेट्स वर्ड सुनने को बहुत मिलता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं और इसको पट्टिकाणु भी कहा जाता है। संख्या कितनी होती है, सबसे पहले संख्या की बात करेंगे तो 1.5 लाख से 3.5 लाख आपकी इसकी संख्या होती है। देखो आरबीसी की कितनी थी, 50 से 55 लाख, डब्ल्यूबीसी की 6000 से 8000, इसकी 1.5 लाख से 3.5 लाख इसकी संख्या होती है। और इसका उत्पादन कहां से होता है, जो प्लेटलेट्स है इसको बनाता कौन है, तो मेगा कार्योसाइट्स जो हैं, मेगा कार्योसाइट्स जो हैं उनके द्वारा इसका उत्पादन होता है। प्लेटलेट्स का उत्पादन कौन करता है, मेगा कार्योसाइट्स जो है वो उत्पादन करती है। एनसीईआरटी की लाइन है कि प्लेटलेट्स जो है इनका उत्पादन कौन करता है, तो मेगा कार्योसाइट्स। अब मेगा कार्योसाइट्स क्या क्या है, तो ये बोन मेरो में एक विशेष कोशिका है, बोन मेरो के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसको कहते हैं मेगा कार्योसाइट्स। और ये मेगा कार्योसाइट्स जो है वो उसके द्वारा उत्पन्न होता है किसका, प्लेटलेट्स का। ठीक बात है, चलो प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, क्लोटिंग का काम है जी, थक्का बनाने का काम है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, किसी इंसान के अंदर अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएं, किसी इंसान के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएं और उसको कहीं चोट लग जाए, कट लग जाए, तो उसका खून जो है वो लगातार निरंतर बहता रहेगा, लगातार उसका खून जो है बाहर निकलता रहेगा और उसको थक्का नहीं बनेगा। देखो अपने कहीं चोट लगती है थोड़ी देर बाद में कहा वहां पर थक्का बन जाता है, लेकिन जिस इंसान के अंदर प्लेटलेट्स की बहुत कमी होगी तो उसके अंदर थक्का नहीं बनेगा, लगातार रक्त जो है वो बहता रहेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है, प्लेटलेट्स का थक्का बनाने का काम होता है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे अपन ब्लड ग्रुप के बारे में, बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड जो ग्रुप होता है, टाइप ऑफ ग्रुप होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के ग्रुप होते हैं, एमएन ग्रुप, ठीक है, लेकिन अपन को पढ़ना क्या है, एबीओ ग्रुप है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड जो ग्रुप है टाइप ऑफ ग्रुपिज्म, वो क्या आपका एबीओ ग्रुप वाला ही है। ठीक है, चलो अब इस टेबल से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां पर लिख रखा है रक्त समूह है, ठीक है, रक्त समूह का मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा है, यहां पर ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, यहां इस पॉइंट के अंदर क्या है, लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन कौन सा मौजूद है, जो लाल रुधिर कणिकाएं जो आरबीसी है उस पर कौन सा प्रतिजन, कौन सा एंटीजन कौन सा मौजूद है। और यहां पर लिख रखा है प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी है और यहां पर रक्तदाता का समूह है। ध्यान से देखना, मान लीजिए मेरे अंदर क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो मेरी जो आरबीसी है उनके ऊपर कौन सा जो प्रतिजन है वो कौन सा होगा, वो ए प्रतिजन होगा। ठीक बात है, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, उसके जस्ट उल्टी बनेगी, कौन सी बनेगी, एंटी बी बनेगी। यहां पर ए प्रतिजन है तो उसकी उल्टी एंटी बी बनेगी। वापस बोल रहा हूं, अगर मेरे अंदर ए ब्लड ग्रुप है तो प्रतिजन कौन सा मौजूद होगा, आरबीसी के ऊपर प्रतिजन कौन सा होगा, ए प्रतिजन होगा, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, और मेरे अगर अंदर ए ब्लड ग्रुप है तो मुझे कौन कौन ब्लड दे सकता है, भैया ए वाला तो दे ही सकता है ना, आपका सेम सेम है, ए तो दे सकता है। और हमने सुना है कि ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है ना वो तो वो सबको दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला सबको दे सकता है। तो आपके पास में ए ब्लड ग्रुप है तो आपको ए वाला तो दे ही देगा, उसके बाद में आपको ओ वाला भी दे देगा। ठीक बात है, सही बात है, देखो यहाँ पर यही बात हो रही है। चलो अगली बात करते हैं, बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। मान लो मेरे अंदर बी ब्लड ग्रुप है, तो मेरे अंदर अगर बी ब्लड ग्रुप है तो प्रतिजन कौन सा होगा, मेरी आरबीसी को प्रतिजन कौन सा होगा, भैया वो तो सेम सेम होता है ना, तो बी प्रतिजन होगा। ठीक बात है, और एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, भैया वो तो उल्टी बनती है ना इसकी, इसकी जस्ट उल्टी क्या हो जाएगी, ए एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, तो यहां पर ए का उल्टा एंटी बी, यहां पर बी है तो एक बी की उल्टी क्या हो जाएगी, एंटी ए बनेगी। ठीक है, और मेरा अंदर बी ब्लड ग्रुप है तो मुझे कौन कौन ब्लड दे सकता है, भैया बी वाला तो दे ही सकता है क्योंकि वो तो सेम सेम है। ठीक है, और ओ वाला तो सबको देता ही है। फिर मैं बात करूं ए बी ब्लड ग्रुप की, अगर मान लो मेरे अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है, मेरे अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है, तो मेरे आरबीसी जो है उनके ऊपर प्रतिजन कौन सा होगा, भैया वो तो आपका ए बी प्रतिजन होगा, सेम सेम ही होता है। और एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी अनुपस्थित होगी, यहां पर एंटीबॉडी क्या होगी, अनुपस्थित। अगर किसी के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, और ए बी वालों को ब्लड कौन कौन दे सकता है, ए बी वाला तो दे ही सकता है। ठीक है, वो तो सेम सेम हो गया, ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है और ओ वाला तो सबको देता ही है। तो ए बी को ए बी भी दे सकता है, ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। इन शॉर्ट कोई भी दे सकता है, जिसके पास जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना उसको कोई भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, वो किसी से भी ले सकता है। ठीक है, चलो अब बात करें ओ ब्लड ग्रुप की। अगर मान लो मेरा ओ ब्लड ग्रुप है तो मेरी आरबीसी के ऊपर प्रतिजन होगा ही नहीं, कोई प्रतिजन नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरे अंदर ओ ब्लड ग्रुप है, देखो आपको मैं एक बात बताता हूं, ओ ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, जीरो। ठीक है, ओ का मतलब क्या है, जीरो। देखो यहां पर इंडिया में इसको ओ बोलते हैं, बाहर ओ को जीरो बोलते हैं ना, जीरो को ओ पढ़ते हैं वो ना, और जीरो इंडिया ने डिस्कवर किया था ना, हाँ, तो इंडिया वाले जीरो बोलते हैं, बाहर जो है उसको ओ ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है
ओ का मतलब क्या है, जीरो, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जीरो मतलब मैंने कहा कि जैसा आपका ब्लड ग्रुप होगा वैसे ही आपकी प्रतिजन होगा। तो यहां पर जीरो ब्लड ग्रुप है तो जीरो क्या होगा, आपकी एंटीबॉडी होगी। जीरो आपका एंटीजन होगा, प्रतिजन कुछ भी नहीं होगा, इसलिए अनुपस्थित हो गया। और जीरो को इसका उल्टा आपकी क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। तो कुछ नहीं का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका ए एंटीबॉडी भी होगी और बी एंटीबॉडी भी होगी, ठीक है। और आपके रक्त जो दाता समूह है वो कौन दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, उसको ब्लड कौन कौन दे सकता है, आपका ओ वाला दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। ठीक बात है। चलो अब यहां से अपन को एक बात समझ में आती है इस टेबल से कि देखो ओ वाला जो है ना वो सबको दे रहा है, सबको ब्लड जो है वो दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है वो कैसा होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना वो कैसा होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, वो सबसे ब्लड ले लेता है, प्राप्त करता होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं आर एच ग्रुप के बारे में, बात करते हैं आर एच ग्रुप। ये आर एच ग्रुप क्या है, आपने सुना होगा ना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ये क्या है, ठीक है। बी नेगेटिव ये क्या है, ये नेगेटिव, ए पॉजिटिव क्या है, ये तो आर एच ग्रुप है, ठीक है। जो आर एच ग्रुप क्या है, देखो ध्यान से, आर एच प्रतिजन जिसके अंदर मौजूद होगा, आर एच प्रतिजन जिसके अंदर मौजूद होगा वो आर एच पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसके अंदर आर एच प्रतिजन नहीं होगा वो आर एच नेगेटिव हो जाएगा। अब ये आर एच प्रतिजन कहां से आया, सबसे पहले इसकी खोज की गई थी रेसस मंकी के अंदर। ध्यान से सुनना भाई, एनसीईआरटी लाइन है। सबसे पहले जो आर एच प्रतिजन है इसकी खोज कहां से हुई थी, रेसस मंकी से खोज हुई थी, और रेसस मंकी के नाम पर ही आर एच आ रहा है, इसलिए इसको आर एच प्रतिजन कह दिया, ठीक है। जिस ह्यूमन के अंदर, जिस मानव के अंदर आर एच प्रतिजन की मौजूदगी होती है वो आर एच पॉजिटिव होगा, और जिसके अंदर आर एच नहीं होता, आर एच प्रतिजन नहीं होता, वो आर एच नेगेटिव होगा। यहां पर एक कंडीशन हमें बताती है एनसीईआरटी, एक कंडीशन क्या है, इर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस, ठीक है। ये क्या है अभी देखते हैं। ये एक रोग है, ठीक है, कंडीशन है, बीमारी है मान लो, ठीक है। मान लो कोई लेडी है और वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। मान लो मदर जो है ना, मदर जो है वो कैसी है, आर एच नेगेटिव है, आर एच नेगेटिव। और उसका जो फर्स्ट बेबी है, ठीक है, वो जो फर्स्ट बेबी है, ठीक है, वो कैसा है, आर एच पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव। और ये पहली प्रेगनेंसी है जी, पहली प्रेगनेंसी, ठीक। आप सबको पता होना चाहिए कि जब बेबी जो है वो वोम के अंदर होगा, गर्भाशय के अंदर होगा, तो मदर का और बेबी का ब्लड जो है वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं, आपस में मिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि प्लेसेंटा होता है बीच में, तो मदर का और बेबी का ब्लड मिक्स नहीं होगा। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है, जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है, उस टाइम पर बहुत हाई चांसेस होते हैं कि बेबी का जो ब्लड है, बेबी का जो ब्लड है वो मदर के ब्लड के साथ में मिक्स हो जाए, ठीक है। अब बेबी का जो ब्लड है वो कैसा है, आर एच पॉजिटिव वाला, और मदर का कैसा है, आर एच नेगेटिव वाला। जैसे ही ये पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव वाले के कांटेक्ट में आएगा तो मदर का जो ब्लड, मदर की बॉडी के अंदर ये आर एच एंटीजन घुस जाएगा। जैसे ही कोई बाहर से एंटीजन घुसेगा, मदर की जो बॉडी है वो क्या बनाने लग जाएगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लग जाएगी, ठीक बात है। ये बेबी, इस बेबी को कुछ होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, ये सेफली बाहर आ गया, डिलीवर हो गया। लेकिन दिक्कत कब आएगी, जब इसकी सेकंड प्रेगनेंसी जो होगी ना, तब दिक्कत आएगी। सेकंड प्रेगनेंसी हुई और मान लो दूसरा जो बेबी है ना, सेकंड जो बेबी है, सेकंड जो बेबी है ना, सेकंड बेबी जो है वो भी कैसा है, आर एच पॉजिटिव वाला है, आर एच पॉजिटिव वाला है। अब ये जो सेकंड बेबी है आर एच पॉजिटिव वाला है, ठीक है। और मदर ने क्या है, आर एच पॉजिटिव के खिलाफ क्या बना रखी है, एंटीबॉडी बना रखी है। तो मदर क्या करेगी, मदर से क्या आएंगी, वो एंटीबॉडी बेबी के अंदर आएंगी और इस आर एच पॉजिटिव क्या करने लगेंगी, मारने लगेंगी, डिस्ट्रॉय करने लगेंगी। तो बेबी के अंदर क्या आएगी, खून की कमी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि मदर जो है वो अपने बेबी की क्या है, आर एच जो एंटीबॉडी है उनको खत्म कर रही है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकता है, ये भ्रूण के लिए क्या हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। यहाँ पर एनीमिया होगा, रक्तता आएगी, क्योंकि मदर से अंदर एंटीबॉडी आ रही है ना बेबी के अंदर, वो डिस्ट्रॉय कर रही है उसकी रक्त को, ठीक है। तो एनीमिया हो जाएगा और पीलिया भी हो सकता है, एनीमिया और पीलिया हो सकता है, एज इट इज याद रखना, ठीक है। और इससे बचने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा भैया, ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन हो गई, मान लो मदर आर एच नेगेटिव है, बेबी आर एच पॉजिटिव है, तो इससे बचा भी जा सकता है, बिल्कुल बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है, ध्यान से देखो। तो इससे बचने के लिए माता को
प्रसव के तुरंत बाद जो मदर है उसको प्रसव के पहला जो बेबी डिलीवर हुआ है उसके तुरंत बाद क्या करेंगे अपन, एंटी आरएच एंटीबॉडी जो है, एंटी आरएच एंटीबॉडी जो है उसका इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है, उसका उपयोग करना चाहिए, उसका उपयोग करेंगे और जो है एंटीबॉडी जो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तरीका है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रक्त स्कंदन के बारे में, बात करते हैं रक्त स्कंदन के बारे में, बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग किस प्रकार से होती है उसके बारे में बात करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन नाम में ही पता लग रहा है, प्रो वर्ड आ रहा है, मतलब क्या है, ये इनएक्टिव स्टेज के अंदर है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की मदद से क्या हो जाएगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन के अंदर। और फिब्रिनोजन जो है, जन वर्ड आ रहा है, मतलब ये भी क्या है जी, निष्क्रिय है, इनएक्टिव स्टेज के अंदर है। थ्रोम्बिन, ये जो थ्रोम्बिन है ये इसको एक्टिवेट कर देगा, फिब्रिनोजन को किसमें, फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। वापस सुन लो, एक प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जो वो थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से किसमें कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिब्रिनोजन जो है वो इनएक्टिव है, ये थ्रोम्बिन जो है ये इसको एक्टिवेट कर देगा, किसको, फिब्रिनोजन को, किसमें, फिब्रिन के अंदर। तो फिब्रिन जो है वो किसमें मदद करता है, थक्का बनाने में। कौन मदद करता है आपका, फिब्रिन जो है वो क्लोट कोगुलम थक्का बनाने में मदद करता है। क्या ये दो ही रिएक्शन होती है इस पूरी प्रोसेस के अंदर, रक्त स्कंदन की जो प्रोसेस होती है इसके अंदर, सिर्फ दो ही रिएक्शन होती है? नहीं जी, बहुत सारी रिएक्शन होती है, एक श्रृंखला चलती है रिएक्शंस की, लेकिन अपने को कितनी है, से दो ही पढ़नी है, ठीक है। अब एक सोपानी प्रक्रम अपनी एनसीईआरटी में देगा, सोपानी प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में कैस्केड प्रोसेस कहा जाता है। क्या होती है कैस्केड प्रोसेस, ध्यान से सुनो। एंजाइमेटिक रिएक्शन की एक श्रृंखला है, मैंने आपको बताया कि ऐसी जो दो रिएक्शन मैंने आपको दिखाई है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन चलती है कि पूरी श्रृंखला बनती है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस की पूरी एक श्रृंखला बनती है, और उस पूरी श्रृंखला को क्या कहेंगे अपन, सोपानी प्रक्रम कहेंगे, कैस्केड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। स्कंदन में Ca+2 आयन, कैल्शियम जो आयन है, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एग्जाम में आया क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको कि जो आपका स्कंदन है उसके अंदर Ca+2 जो आयन्स हैं उनकी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लसिका की, लिम्फ के बारे में बात करते हैं। तो लिम्फ क्या है, ऊतक द्रव होता है, टिश्यू फ्लूइड है, रंगहीन होता, कोई रंग नहीं होता इसका। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। देखो आपका जो लसिका है उसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है, मतलब क्या है कि इसके अंदर आरबीसी नहीं है। अगर आरबीसी होती तो लाल रंग होता, लेकिन यहाँ पर कोई रंग नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आरबीसी नहीं है, लेकिन डब्ल्यूबीसी मौजूद होती है। और डब्ल्यूबीसी के अंदर भी कौन सी डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट मौजूद होती है। कौन सी, लिम्फोसाइट मौजूद होती है, और ये वसा फेट का अवशोषण करने में मदद करता है। कौन, लसिका। ये अपन पढ़ते हैं कहां पर, जो पाचन वाला चैप्टर उसके अंदर पढ़ते हैं, लेकिन अब वो हटा दिया गया, तो इतना याद ध्यान रखो कि वसा जो फेट है उसका अवशोषण करने में लसिका जो है वो मदद करता है, ठीक है। चलो यहां तक ठीक है, आगे बात करते हैं अपन परिसंचरण पथ के बारे में, बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में बात करते हैं। देखो परिसंचरण जो पथ है, सर्कुलेटरी पाथवे जो है वो दो प्रकार के हैं, एक आपका है खुला प्रकार का, एक बंद प्रकार का। एक खुले प्रकार का परिसंचरण पथ होता है, एक बंद प्रकार का परिसंचरण पथ होता है, ध्यान से सुनना भाई। खुले प्रकार का जो ओपन टाइप का होता है वो किसके अंदर, आर्थ्रोपोडा मोलस्का के अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है, खुले प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। वही मैं बात करूं एनालिडा और कोडेटा के अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण पाया जाता है, ठीक है। अब खुले प्रकार का कैसा होता है, देखो ध्यान से, ये क्या है, यहाँ पर हृदय है, क्या है, हृदय, ठीक है। यहां से क्या निकलेंगी, रक्त वाहिकाएं निकलेंगी, ठीक है, एक बड़ी सारी पाइप निकलेगी, बड़ी सी पाइप निकलेगी हृदय से, और फिर वो आगे जाके क्या खुल जाएगी, कहां खुलेगी, साइनस, ये जो खाली जगह साइनस है, कोटरों के अंदर खुल जाएगी, ठीक है। तो खाली साइनस जो है इनको हिंदी में कहेंगे कोटरों, इन कोटरों के अंदर खुल जाएगी, से खाली जगह उनको कोटरों कहेंगे, उनके अंदर जाके वो खुल जाएगी, ठीक है। और इन कोटरों के अंदर क्या है, आपके अंग हैं, तो यहां से रक्त आएगा और डायरेक्टली इन अंगों के ऊपर जाए वो आकर गिर जाएगा, तो वो अंग जो है वो नहा लेंगे उनके अंदर, ठीक है। तो अंग जो है उनको इस प्रकार से रक्त मिलता है, डायरेक्ट एक बड़ा सा पाइप आएगा और बड़ा सा पाइप आके एक बड़े से एरिया के मैदान के अंदर खुल जाएगा, और उस मैदान के अंदर बहुत सारे अंग पड़े हैं, और वो अंग बढ़िया से नहा लेंगे उसके अंदर, किसके अंदर, रक्त के अंदर नहा लेंगे। वही मैं बात करूं बंद प्रकार का, किस प्रकार का होता है, देखो ध्यान से, बंद प्रकार के अंदर क्या होगा, ये हृदय है, यहां से क्या निकलेगा, जाल निकलेगा, रक्त वाहिकाओं का जाल निकलेगा। यहाँ पर क्या है, एक बड़ी सी रक्त वाहिका निकल रही थी और फिर वहां की जगह खुली जगह में खुल जा रही थी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक रक्त वाहिकाओं का पूरा जाल होगा, ठीक है। ये देखो बहुत सारी रक्त वाहिकाएं अलग अलग पूरे शरीर के अंदर फैल जाएंगी और अलग अलग अंगों के पास में वो जाएंगी, तो यहाँ पर पूरा जाल बनता है, तो रक्त वाहिकाओं का एक जाल बनता है, ठीक है, बंद प्रकार वाले में। चलो बात करते हैं हृदय के बारे में, बात करते हैं। हृदय जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक दो चेंबर वाला हृदय होता है। दो चेंबर कौन कौन से, एक उसमें क्या होता है, एट्रियम, जिसको हिंदी में आलिंद कहते हैं, एक उसमें क्या होगा, वेंट्रिकल, जिसको हिंदी में निलय कहते हैं। तो एक आलिंद होगा और एक इसके अंदर क्या होगा, निलय होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो किसके अंदर होता है, ये फिशेस के अंदर होता है। दो चेंबर वाला किसके अंदर होता है,
मछलियों के अंदर, फिशेस के अंदर। 3 चेंबर वाला जो हृदय है वो किसके अंदर होगा, ठीक है, आपके एम्फीबिया, रेप्टिलिया इनके अंदर होगा, ठीक है। 3 चेंबर का मतलब 2 आपके आलिंद होंगे और एक आपका निलय होगा। अभी बता देता हूं, ए का मतलब एट्रियम, हिंदी में इसको आलिंद कहते हैं। वी का मतलब वेंट्रिकल, हिंदी में इसको निलय कहते हैं, ठीक है। 4 चेंबर की बारे में बात करें तो 2 यहां पर आलिंद होंगे और 2 ही यहां पर निलय होंगे, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो बर्ड्स, ममल्स, क्रोकोडाइल ये सारे इसके अंदर आएंगे ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया आप कह रहे हो कि रेप्टाइल जो है, रेप्टाइल जो उनके अंदर 3 चेंबर हार्ट होता है और हमें पता है कि क्रोकोडाइल जो है वो क्या होता है, आपका रेप्टाइल होता है, आप उसके अंदर 4 चेंबर कैसे लगा रहे हो। मैंने कहा ये एक्सेप्शन है, क्वेश्चन आता है यहां से। क्रोकोडाइल जो है वो क्या होता है, रेप्टाइल ही होता है, लेकिन इसके अंदर 4 चेंबर वाला हृदय जो है वो पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। एक है एकल परिसंचरण और एक है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, एक के बारे में बात करेंगे। फिर आएगा दोहरा परिसंचरण भी पढ़ेंगे, देखो ध्यान से। एकल परिसंचरण कैसा होता है, देखो ध्यान से। किस, पहले तो ये बात कर देते हैं किसके अंदर होता है एकल परिसंचरण, जो किसके अंदर होता है। तो आपका जो सिंगल सर्कुलेशन है वो टू चेंबर जो हार्ट है, जैसे मैंने बताया कि फिशेस के अंदर 2 चेंबर वाला हार्ट होता है, तो उनके अंदर एकल परिसंचरण होता है। देखो किस प्रकार से होता है, देखो ध्यान से। यहां पर हृदय है, बिल्कुल हृदय है, और 2 चेंबर वालों के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, एक आलिंद होगा, एक निलय होगा। तो यहां पर एक एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है, ठीक बात है। चलो ध्यान से देखना, यहां से देखो, यहां से देखो, टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू है। टिश्यू से क्या होगा, टिश्यू के पास में CO2 बनेगी और CO2 ब्लड के अंदर आएगी और ब्लड कैसा हो जाएगा, वी ऑक्सीकृत, और रक्त हो जाएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो ये ब्लड कैसा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें CO2 ज्यादा है। अब ये ब्लड कहां आएगा, एट्रियम के अंदर आया, एट्रियम से वो वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, वेंट्रिकल से वो ब्लड कहां जाएगा, गिल्स के पास में जाएगा। अपने अंदर जैसे फेफड़े होते हैं, इनके अंदर क्या होंगे, मछलियों के अंदर तो गिल्स होते हैं ना, तो इनके पास में क्या जाएगा, गिल्स के पास में जाएगा। ये ब्लड कैसा गया है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ठीक है। अब गिल्स क्या करेंगे, गिल्स के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होगी, और वो ऑक्सीजन इनके अंदर चली जाएगी, रक्त के अंदर चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। आया कैसा था ये, डीऑक्सीजनेटेड, और यहां से कैसा हो गया, गिल्स से कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेके कहां जाएगा, टिश्यूज के पास में, क्योंकि उनको जरूरत है ना, टिश्यूज को खाना बनाते हैं वो, जैसे साधारण पदार्थ को तोड़ते हैं, किसमें, एनर्जी के अंदर तोड़ते हैं, तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये ऑक्सीजन को लेके जाता है टिश्यू के पास में, और टिश्यू से फिर वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास में, हार्ट पंप करेगा वापस गिल्स के पास में, ऐसे साइकिल पूरी चलती रहती है। तो यहाँ पर एक ही परिसंचरण हो रहा है, एक ही परिसंचरण होता है, इसलिए कहते हैं इसको एकल परिसंचरण इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण, सॉरी, पूर्ण दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण नहीं, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, इंग्लिश में कहते हैं इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। पहले तो बात करते हैं ये होता किसके अंदर है, तो ये 3C हार्ट में, मतलब 3 चेंबर वाला जो हृदय है उसके अंदर होता है। ये देखो 3 चेंबर वाला हृदय कुछ प्रकार का होता है। 2 इसके अंदर क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, और एक इसके अंदर क्या होता है, निलय होता है। 2 आलिंद, एक राइट एट्रियम राइट साइड में होता है और एक आपका लेफ्ट साइड में होता है, और एक आपका यहाँ पर निलय है, ठीक है। तो 3 चेंबर है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये क्या है, लंग्स, भैया दिख रहे हैं हमें लंग्स, ठीक है। अब ये लंग्स जो है, फेफड़े जो है, यहां से ब्लड कैसा आएगा, फेफड़ों से ब्लड किस प्रकार का आएगा भैया, वहां पर तो फेफड़ों के पास में तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ से लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। और राइट एट्रियम के अंदर ब्लड कहां से आ रहा है, टिश्यूज के पास से आ रहा है, तो टिश्यूज के पास से कैसा ब्लड आएगा, डी ऑक्सीजनेटेड। तो राइट एट्रियम के अंदर कैसा आ रहा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। लंग्स से कैसा आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजन है उसके अंदर, और जो टिश्यूज है वहां से कैसा आ रहा है, डी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। चलो अब लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो कहां जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, और राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो कहां जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। कहोगे भैया कि यहाँ राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो दीवार दिख रही थी हमें, ठीक है, तो हमने सही कहा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया, और जो डीऑक्सीजनेटेड है वो राइट एट्रियम के अंदर आ गया। यहाँ पर तो दीवार है, तो दोनों अलग अलग हो गई, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो कि राइट एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, और वेंट्रिकल तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वो मिक्स हो जाएंगे, मैंने कहा बिल्कुल मिक्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्स होते हैं दोनों ब्लड, और फिर जो है मिक्स होके वो ब्लड, आधा ब्लड किधर चला जाएगा, लंग्स की तरफ चला जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ चला जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो टिश्यूज के पास में चला जाएगा, और टिश्यू से फिर वापस डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट के पास में आ जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा
कि भैया आपने जब ये कह दिया कि यहाँ पर ब्लड मिक्स होगा, तो आप ये कैसे कह सकती हो कि इधर आपका ऑक्सीजनेटेड ही आएगा और इधर आपका डीऑक्सीजनेटेड ही आएगा। मैंने कहा आपकी बात ठीक है, इधर जो है पूरा ऑक्सीजनेटेड नहीं आएगा, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा, लेकिन अपन को मोटे तौर पर इधर किसकी बात करनी है, टिश्यूज के पास में क्या भेजना है, अपन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजना है, इसलिए अपन ने यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड की बात करी है। और इधर जो लंग्स के पास में अपन किसको भेजेंगे, डीऑक्सीजनेटेड को भेजेंगे। पूरा यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा, यहाँ पर जो मिक्स ब्लड जाएगा जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स रहेंगे। ठीक है, चलो, तो ये क्या है आपका अपूर्ण दोहरा परिसंचरण है। डबल सर्कुलेशन हो तो रहा है लेकिन बीच में क्या है, मिक्स हो रहा है, इसलिए क्या है, इसको मिक्स्ड डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन दोहरा परिसंचरण के बारे में, बात करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में, बात करेंगे जो आपके मानव के अंदर पाया जाता है। ठीक है, मानव के अंदर या फिर जिनके अंदर भी 4 चैम्बर वाला हृदय है उनके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर ये हृदय दिख रहा है आपको, वह दिख रहा है, मेरे हार्ट दिख रहा है हमें। ठीक है, इसके अंदर देखो आपको एक आपको राइट एट्रियम दिखाई दे रहा है, एक आपको लेफ्ट एट्रियम, दो आलिंद हैं। ठीक है, एक आपका राइट साइड में, एक आपका लेफ्ट साइड में, दो ही आपके क्या है, नीले हैं, एक आपका राइट साइड में, एक आपका लेफ्ट साइड में। तो ठीक बात है भैया, ठीक ठीक। अब देखो ध्यान से, लंग्स जो है यहाँ पर फेफड़े हैं, बिल्कुल यहाँ फेफड़े हैं, फेफड़ों से कैसा ब्लड आएगा, फेफड़ों से तो भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीजन लेकर आएगा। ठीक है, तो ये वाली जो है ना, ये वाला जो ब्लड आ रहा है, ये वाला जो ब्लड आएगा ना, ये कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। किसके अंदर आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। देखो लंग्स से, फेफड़ों से ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। कौन लेके आ रही है, पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। ठीक है, अब ये जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम के से, वो ब्लड कहां जाएगा, ये ब्लड जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब वो ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड जाएगा इस डोर्सल अओर्टा के अंदर, और ये जो है डोर्सल अओर्टा, यहां से जो जाएगा, ये जो धमनियां है, महाधमनियां है, इनसे होते हुए ये ब्लड कहां जाएगा, टिश्यूज के पास में जाएगा। कहां जाएगा, ऊतकों के पास में, अंगों के पास में जाएगा। ठीक है, और अंग जो है उनके पास में कोशिका, टिश्यूज, इनके पास में क्या है जी, ये कैसा कर देंगे, CO2 है। CO2 किसके अंदर जाएगी, आपकी रक्त के अंदर चली जाएगी, ऑक्सीजन को वो काम में ले लेंगे, CO2 रक्त को दे देंगे। तो यहाँ पर ये जो ब्लड कैसा था, ऑक्सीजनेटेड था, अब वो कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ से टिश्यू से जो रक्त निकलेगा वो कैसा निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड निकलेगा। और ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर जाएगा, वेना केवा इसको लेके जाएगी। ठीक है, अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास में जाएगा। कौन लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी, और फिर वापस से साइकिल ऐसे चलती रहेगी पूरी। ठीक है, इस प्रकार से एक बार वापस रिपीट करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। दोहरा परिसंचरण है, ध्यान से देखना, बस 4 कमरे बने हुए हैं हृदय के अंदर, 4 कमरे बने हुए हैं, ध्यान से देखो बस। लंग्स जो है उसका काम क्या, आपको सबको पता है, अगर आपने सप्सन वाला चैप्टर पढ़ा तो सबको पता है। ठीक है, और नॉर्मली सबको पता है, सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन जा रही है। ठीक है, तो लंग्स जो है वो रक्त के अंदर ऑक्सीजन भेज देते हैं। यहाँ से लंग्स से जो वाहिका आ रही है, मतलब क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा। ठीक है, कौन लेके आएगी, पल्मोनरी वेन। अभी लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, डोर्सल अओर्टा। ये यहाँ से ब्लड जो वो कहाँ जाएगा, टिश्यूज के पास में। टिश्यूज से ब्लड निकलेगा और कैसा निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड होकर निकलेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा की मदद से कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स के पास में, और लंग्स इसको कह देंगे ऑक्सीजनेटेड, ये वापस ऐसे घूमता रहेगा और वापस ऐसे जाके वापस ऐसा घूमता रहेगा। तो ये इस प्रकार से दोहरा परिसंचरण होता है। आपस में कहीं मिक्सिंग नहीं हो रही, बीच में सब बढ़िया दीवारें लगी हुई हैं, कहीं मिक्सिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पर क्या पूरी तरह से डबल सर्कुलेशन है। ठीक, अब आपको दो चीजें ध्यान से सुनना भाई। एक होता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और एक होता है आपका कोरोनरी सिस्टम। देखो ध्यान से सुनना, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, हिपेटिक पोर्टल वेन होती है, एक हिपेटिक पोर्टल वेन है, सीरा है। किसका क्या काम, कहां से कहां जुड़ी हुई होती है, देखो हिपेटिक पोर्टल वेन आंत से यकृत तक रक्त ले जाती है। ठीक है, ये यहां पर मान लो आपकी आंत है, ठीक है, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से ये यहाँ पर आपका लीवर है, तो इंटेस्टाइन और लीवर को जो जोड़ती है ना, उसको कहते हैं हिपेटिक पोर्टल वेन, उसको कहते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, हिपेटिक पोर्टल वेन आंत से यकृत तक रक्त ले जाती है। ठीक है, फिर बात करें कोरोनरी सिस्टम की, तो कोरोनरी सिस्टम क्या है, हृदय पेशियों में रक्त का परिसंचरण है। ठीक है, हृदय पेशियों में रक्त का परिसंचरण।
आपकी जो हार्ट की मसल्स है ना, हार्ट की जो मसल्स हैं उनके अंदर भी तो रक्त चाहिए ना, उनको भी रक्त चाहिए, तो उनके अंदर जो रक्त का फ्लो हो रहा है, जो परिसंचरण हो रहा है, वो किसके थ्रू होता है? कोरोनरी सिस्टम के थ्रू होता है। दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो अब बात करेंगे मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मानव के अंदर किस प्रकार से परिसंचरण होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आ जाओ, ये आपका जी हृदय है। बहुत काम की बातें हैं, ध्यान से सुन लेना, चीजें आसान बन जाएंगी, वरना हार्ड तो है ही, ठीक है। चलो देखो, ये आपका हृदय है भाई, बिल्कुल भैया हृदय तो है, ठीक है। ध्यान से देखो सब। यहाँ पर क्या है, इसमें चार चैम्बर है जी, चार चैम्बर है, हमें दिख रहा है भैया। एक आपका राइट एट्रियम, ठीक है, एक आपका लेफ्ट एट्रियम, एक आपका राइट वेंट्रिकल, एक आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। वापस क्लियर कर देता हूं, एट्रियम को हिंदी में आलिंद कहेंगे, वेंट्रिकल को हिंदी में निलय कहेंगे, ठीक बात है। चलो अब यहां पर देखो ध्यान से, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो है वो आपस में, इनके बीच में क्या है? एक दीवार लगी हुई है भैया, दिख रही है क्या दीवार? ये देखो बीच में इनके दीवार है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में दीवार है, दिख रही है, दिख रही है, ठीक है, ठीक है। इस दीवार का नाम क्या होता है? इंटर अट्रिया सेप्टम। क्या नाम होता है? इंटर अट्रिया सेप्टम। हिंदी में बात करूं तो अंतर आलिंदी कहते हैं इसको। दो आलिंद के बीच में जो दीवार लगी हुई होती है उसको क्या कहते हैं? अंतर आलिंदी, या फिर इंग्लिश में इंटर अट्रियल सेप्टम। और ये कैसी होती है? पतली होती है। ये दीवार कैसी है? पतली पतली होती है। अब बात करें नीले के बारे में, तो ये यहाँ पर क्या आपका राइट वेंट्रिकल, राइट नीले है, ये आपका क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और दोनों के बीच में क्या है? एक दीवार बनी हुई है, दिख रही है दीवार? इस दीवार का नाम क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या नाम है इसका? इस दीवार का नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। हिंदी में बात करूं तो अंतर निलयी, ठीक है। कैसी होती है? मोटी। देखो ये मोटी देखने का भी पता लग रही है मोटी है, और ये क्या है? पतली है, ठीक है। वापस सुनो ध्यान से, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक दीवार बनी हुई है, नाम क्या है इसका? इंटर अट्रियल सेप्टम, ठीक है। कैसी होती है? पतली होती है। वही मैं बात करूं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक दीवार बनी हुई है जिसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कैसी होती है? मोटी होती है। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। चलो भैया, आपने हमें एक बात तो बता दी कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में दीवार होती है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी दीवार होती है। तो क्या आप हमें बताइए कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी दीवार होती है क्या? राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में दीवार है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी दीवार है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी दीवार है क्या? मैंने कहा बिल्कुल है। राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी दीवार है क्या? मैंने कहा बिल्कुल है। क्या नाम है जी इनका? इसके बीच, इनके बीच में जो दीवार होगी उसका नाम है अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या नाम है? अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अरे अट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार होगी उसको क्या नाम क्या दे दिया? अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। बस खत्म हो गई बात, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अभी आना चाहिए कि भैया अगर इन दोनों के बीच में दीवार है तो जो ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आएगा वो नीचे कैसे जाएगा? थोड़ी देर पहले आपने बताया था हमें कि दोहरा परिसंचरण के अंदर कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है, तो कैसे जाएगा? ठीक है, तो मैंने कहा वो दीवार जो है उसमें क्या है? छेद छोड़ रखा है, दीवार के अंदर क्या है? एक गेट बना रखा है, ठीक है। उस गेट के बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी गेट बना रखा है, ठीक है। ध्यान से देखना, अब यहां पर जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो गेट बनाया हुआ है उसके कितने पलड़े हैं? तीन पलड़ों का गेट है। जैसे अपन बात करें, एक तो देखो सिंगल डोर होता है ना, एक तो क्या सिंगल डोर होता है, ठीक है, और एक जो वो दो पलड़ों वाला गेट होता है, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर ये तीन प्लेटों का गेट है जी, ठीक है। यहाँ पर तीन प्लेटों का गेट लगा हुआ है। यहाँ से देखो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा तो ये गेट कैसे खुल जाएंगे, ठीक है। और बंद भी होते हैं, खुलते भी हैं, बंद भी होते हैं। ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है? गेट बना हुआ है, लेकिन वो दो पल्लों वाला है। ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पर दो पल्लों वाला है, यहाँ पर तीन पल्लों वाला गेट है, ठीक है। चलो इसका गेट का क्या नाम है? बाइकस्पिड। दो है तो बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वोल्व कहते हैं इसको। और इसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड। तीन है तो ट्राइकस्पिड वोल्व, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर एक चीज आपको याद और रखनी है, वो क्या रखनी है? देखो ध्यान से कि यहाँ पर तीन जो पलड़े हैं ना, ये जो तीन पलड़े हैं इस गेट के अंदर, वो जुड़े हुए होते हैं किससे? यहाँ नीचे जो मसल्स हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। बताऊंगा कौन सी मसल्स हैं। इन मसल्स से जुड़े हुए होते हैं। जो ये तीनों पलड़े हैं वो नीचे मसल से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये दो पलड़े हैं, ये भी क्या है? इस मसल से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। ये जो नीचे मसल्स है इनका नाम क्या है? पेपिलरी मसल्स। कौन सी मसल्स? पेपिलरी मसल्स मौजूद है, ठीक भैया। कौन सी मसल्स है? पेपिलरी मसल्स है। ये जो नीचे है, ये रेड कलर वाली कौन सी मसल है? पेपिलरी मसल्स।
तो ये जो है आपकी जो पलड़े हैं इनके ट्राइक स्पीड वॉल और बाइक स्पीड वॉल के, ये किससे जुड़े हुए होते हैं? पेपिलरी मसल से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो मैंने ब्लू ब्लू कलर के जो धागे से बनाए हैं, इन धागों का नाम क्या होता है? कोर्डाई टेंडेनाई। क्या नाम होता है? कोर्डाई टेंडेनाई। एक बार 1 मिनट दीजिए मुझे। कोर्डाई कोर्डाई टेंडेनाई। तो कोर्डाई टेंडेनाई की मदद से किससे जुड़े हुए होते हैं? पेपिलरी मसल से जुड़े होते हैं। टेंडेनाई। ठीक बात है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हार्ट का एक आपको ओवरव्यू तो मिल गया। अब बात करेंगे धड़कन कैसे बनती है। धड़कन किस प्रकार से बनती है उसके बारे में बात कर लें आ जाओ। तो मैंने कहा आपका दिल धड़कता कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। तो धड़कता कैसे है उसके लिए एक होता है एस ए नोड। एक नोड होता है एस ए नोड। कहां मौजूद होता है? तो वो मौजूद होता है राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर। वापस सुनो ध्यान से, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर। राइट मतलब दायां आपका एट्रियम है, ठीक है। और दाएं एट्रियम के दाएं ऊपरी कोने के अंदर, ये आपका आपका एट्रियम है, और दाएं एट्रियम के दाएं ऊपरी कॉर्नर के अंदर यहां पर क्या आपका एस ए नोड मौजूद है। कौन सा नोड मौजूद है? एस ए नोड मौजूद है, ठीक है। एस ए नोड क्या भेजेगा? करंट भेजेगा जी। क्या भेजेगा? करंट। ये तार लगी हुई, इस तार में से क्या आएगा? करंट आएगा। ये करंट कहां जाएगा? ये करंट करंट कहां जाएगा? एवी नोड के पास में जाएगा। कहां जाएगा? एवी नोड। भैया ये एवी नोड कहां मौजूद होता है? तो मैंने कहा राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर। कहां होता है? राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम है ही, इसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा होगा? ये लेफ्ट साइड है। यहां इसका नीचे वाला, लोअर का मतलब नीचे वाला कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। यहां पर क्या आपका एवी नोड, ठीक है। ऐसे नोड ने करंट भेजा किसको? एवी नोड को करंट भेजा। अब एवी नोड से क्या निकलेंगी? कुछ तारें, बहुत सारी तारें निकलेंगी। एवी नोड से क्या निकलेंगी? बहुत सारी क्या निकलेंगी? तारें निकलेंगी। बहुत सारी क्या निकलेंगी? तारें निकलेंगी। तारों का एक बंडल निकलेगा, और इस बंडल को क्या कहेंगे अपन? एवी बंडल कहेंगे। क्या कहेंगे अपन? एवी बंडल कहा जाएगा। इन तारों का कहेंगे एवी बंडल, ठीक है। अब ये एवी बंडल जो है, इसमें से तारें निकलेंगी बहुत सारी। ये क्या है? पूरे वेंट्रिकल के अंदर फैल जाएंगी। पूरे वेंट्रिकल के अंदर क्या है? फैल जाएंगी, है ना। पतली पतली जो तारें हैं, ये पूरे वेंट्रिकल के अंदर फैल जाती हैं। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार की पूरे वेंट्रिकल के अंदर फैल जाएंगी। पूरे वेंट्रिकल के अंदर फैल जाएंगी, ठीक है। और ये जो पूरे वेंट्रिकल के अंदर फैली है ना, इनका नाम होता है पुरकिंजे फाइबर्स। क्या कहेंगे इनको? पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। अब वापस सुनो ध्यान से, करंट अपना किस प्रकार से फैलेगा और इसी से धड़कन होती है। इस यही धड़काता अपने दिल को, बोला दिल धड़कता कैसे हो? बस यही है। ऐसे नोड जो है वो क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, मतलब करंट भेजता है। करंट किसको भेजेगा? वो ध्यान से सुनो, करंट भेजेगा किसके पास में? एवी नोड के पास में। लोकेशन आपको याद होनी चाहिए भाई, बता दिए मैंने आपको। ऐसे नोड होती है वो कहां पर? राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर, ऊपर वाले कोने, राइट साइड में ऊपर वाले कोने पे, ठीक है। और जो आपका एवी नोड होता है वो कहां होता है? लेफ्ट राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर ना। तो ये लोअर साइड है ना, और लेफ्ट साइड में, ठीक है। चलो, तो ऐसे नोड जो है वो करंट भेजेगा किसको? एवी नोड को। एवी नोड से वो करंट कहां जाएगा? एवी बंडल के अंदर, ठीक है। वो सारी तारें हैं। अब ये तारें जो पूरे आपके वेंट्रिकल के अंदर फैलेंगी, पूरे नीले के अंदर फैलेंगी। तो इन पूरी पतली पतली जो तारें इनको क्या कहेंगे अपन? पुरकिंजे फाइबर्स। और ये पूरा करंट जो है इस नीले के अंदर फैल जाएगा। ठीक बात है। चलो एक मिनट दीजिए मुझे। एक मिनट, ठीक। तो यहां पर इस प्रकार से काम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा करंट चलता है। अभी और बाकी बात करेंगे, ठीक है। अब ऐसे नोड क्या बवाल है? ऐसे नोड के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ऐसे नोड को क्या कहते हैं? पेस मेकर कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं। और ये कैसा होता है? ऑटो एक्साइटेबल होता है। ये खुद क्या करे? खुद ही उत्तेजित हो जाता है। खुद ही उत्तेजित होने सकने की इसके अंदर क्षमता होती है। भाई ऐसे नोड जो वो करंट भेज रहा है एवी नोड को, ठीक है। एवी नोड कब कब एक्साइट हो रहा है? कब उत्तेजित हो रहा है? जब इसको करंट मिल रहा है। कहां से? ऐसे नोड से। लेकिन ऐसे नोड को कोई करंट भेज रहा है क्या? कोई नहीं भेज रहा, खुद ही करंट जनरेट कर रहा है। इसलिए क्या कहते हैं इसको? ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। उसको पेस मेकर भी कहा जाता है। 1 मिनट में कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है? तो 70 से 75 1 मिनट के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और आप सबको पता है कि आपका दिल जो कितनी बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर? या 72 बार धड़कता है। तो 70 और 75 का एवरेज करेंगे तो 1 मिनट के अंदर 72 बार आपका दिल धड़कता है। तो ऐसे नोड कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है? 70 से 75। एवरेज लेंगे तो 72 पर मिनट, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? सारी बातें मैंने आपको बताई, कब कहाँ गेट है, क्या है, सारी लोकेशन मैंने आपको बताई दी।
अब बात करेंगे किसी कार्डियक साइकिल के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना भाई। कार्डियक साइकिल जिसको हिंदी में कहते हैं हृदय चक्र, देखो ध्यान से सुनना। अभी जो आपका हार्ट है ना, वो किस कंडीशन में है? बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन के अंदर है। मान लो कि रेस्ट कंडीशन के अंदर है ना, आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल सारे क्या रेस्ट में है, कोई कुछ काम नहीं कर रहा, कोई कुछ काम नहीं कर रहा। और जब ये रेस्ट कंडीशन में होता है ना, जब ये रेस्ट कंडीशन में होता है तो ये दोनों गेट जो है ना वो खुले हुए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहते हैं 2 पल्लों वाला गेट है, यहाँ पर 3 पल्लों वाला गेट है, तो ये दोनों गेट जो वो खुले रहेंगे, खुले गेट है, ठीक है। यहां से ब्लड आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है, यहां से राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है, ठीक है। यहां से जो ब्लड आ रहा है ना, वो डायरेक्टली कहां गिर रहा है नीचे, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। देखो इस ब्लड यहां से आ रहा है, इसके अंदर लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर गेट खुला हुआ है, तो ब्लड कहां जाएगा? नीचे वेंट्रिकल के अंदर जाता जाएगा। ऐसे ही ब्लड जो वो यहां से आ रहा है राइट एट्रियम के अंदर, लेकिन गेट खुला हुआ है, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर भी जाता रहेगा। लेकिन आप सारा ब्लड जो है ना वो इस छेद में से नहीं जाएगा, सारा ब्लड तो छेद में से नहीं जाएगा, कुछ ब्लड जो इधर भी गिर जाएगा, कुछ ब्लड इधर भी गिर जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम ब्लड जो है वो नीचे जाएगा, लेकिन कुछ ब्लड जो है वो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी फैल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी जमा हो जाएगा, यहाँ पर भी जमा हो जाएगा। ऐसे ही कुछ ब्लड यहाँ पर भी रह जाएगा, यहाँ पर भी रह जाएगा, और मैक्सिमम ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर चला भी जाएगा, ठीक है। ये है रेस्ट कंडीशन, ठीक है। रेस्ट कंडीशन हो गई। जैसे ही रेस्ट कंडीशन कंप्लीट होगी, तो आपका जो राइट एट्रियम है ना, सॉरी जो आपके जो एट्रियम है, राइट एट्रियम नहीं, सिर्फ राइट एट्रियम नहीं, दोनों एट्रियम जो है वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, संकुचन होगा उनके अंदर, ठीक है। जैसे ही ये पहले तो रेस्ट कंडीशन के अंदर सारे चारों रेस्ट कंडीशन के अंदर थे, और जैसे ही ये रेस्ट कंडीशन खत्म होगी इनकी, तो वो क्या होंगी? आपका जो एट्रियम है वो क्या करेगा? संकुचन करेगा। जैसे ही वो ऐसे संकुचन करेगा, तो यहाँ पर जो ब्लड बचा हुआ था ना, बचा खुचा ब्लड यहाँ पर जमा हो गया था, वो भी क्या है? नीचे की ओर चला जाएगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर सारा ब्लड आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर सारा ब्लड आ गया, ठीक है। सारा ब्लड आ गया, और जैसे ही ब्लड यहाँ पर आ जाता है ना, तो ये दोनों गेट जो वो बंद हो जाते हैं। दोनों गेट क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। और दोनों गेट जब बंद होते हैं, गेट पर बंद करते हो तो क्या होगी? आवाज तो आती है ना। अरे गेट बंद होता तो आवाज आती है, बिल्कुल आती है। तो एकदम तेजी से दोनों गेट बंद होंगे, और ये कस्पिड वॉल्व जब बंद होते हैं तो आवाज आती है लब की। किसकी आवाज आती है? लब, ठीक है। ध्यान से वापस सुनो। रेस्ट कंडीशन में सारा मामला था, तो ब्लड आ रहा था डायरेक्टली, यहाँ भी गिरा था और साइड में भी जमा होता जा रहा था, ये नीचे भी आ रहा था और साइड में भी जमा होता जा रहा था। लेकिन जैसे ही एट्रियम जो है आपका, उसने ऐसे संकुचन किया, जैसे ही वो संकुचन करेगा, संकुचन कैसे किया? एसए नोड, ये एसए नोड जो है इसने करंट भेजा, एसए नोड ने करंट भेजा एवी बंडल के पास में, और जैसे ही करंट आया, तो आपके जो एट्रियम वो क्या करेंगे? संकुचन करेंगे। संकुचन हुआ, संकुचन होते ही सारा ब्लड जो वो राइट एट्रियम और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला गया। और जैसे ही सारा ब्लड गया, तो वापस ब्लड ऊपर ना चला जाए, इसके लिए क्या है? अपन गेट बंद कर देंगे, ठीक है। ये ब्लड नीचे तो आ गया, अब वापस ब्लड ऊपर ना चला जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, पीछे की तरफ ना चला जाए ब्लड, इसलिए अपन क्या करेंगे? गेट बंद कर देंगे। जैसे ही गेट बंद होंगे तो आ जाएगी लब की, ठीक बात है। चलो अब सारा ब्लड कहाँ गया? वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर सारा ब्लड आ चुका है। अब क्या होगा? अब जो है वो एवी एसए नोड से ब्लड कहाँ, आपका जो करंट है वो कहाँ आया? एवी नोड के पास में। एवी नोड से वो एवी बंडल फिर आपका पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू पूरे वेंट्रिकल के अंदर अब करंट फैल चुका है। करंट अब वेंट्रिकल के अंदर फैल चुका है। अब क्या होगा? यहाँ पर वेंट्रिकल क्या करेंगे? संकुचन करेंगे। क्या करेंगे? वेंट्रिकल क्या करेंगे? संकुचन करेंगे, ठीक है। और वेंट्रिकल जब संकुचन करेंगे, तो यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? यहाँ पर क्या लगे हुए होते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल लगे हुए होते हैं। कौन से वॉल? सेमी ल्यूनर वॉल लगे हुए होते हैं। और जैसे ही ये संकुचन करेंगे, जैसे ही ये संकुचन करेंगे, तो यहाँ पर जो है ऐसे संकुचन करेंगे, तो ये गेट जो वो एकदम से खुलेंगे, और खुलेंगे तो ब्लड जो है इनके अंदर चला जाएगा, और वापस वो रिलैक्स कंडीशन में आएंगे, तो ये जो गेट है वो बंद होंगे, और वहां जाएगी कौन सी? ठीक है, सेमिल्यूनर वॉल से आवाज आती है डब, और आपका जो कस्पिड वॉल है इसकी आवाज आती है लब, ठीक है। तो ये होते हैं लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार से जो आपका ब्लड जो पंप होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं थोड़ी गणित के बारे में बात करते हैं। हार्ट बीट जो है वो 1 मिनट के अंदर कितनी होती है? 72 बार धड़कता अपना दिल, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि 1 मिनट के अंदर तो 72 बार धड़कता अपना दिल, लेकिन मुझे आप एक बताओ कि एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 1 मिनट के अंदर दिल कितनी बार धड़कता है? 72 बार। तो एक बार दिल धड़क रहा है, उसमें कितना समय लगता है? मुझे वो बताओ। तो ये सिंपल सी मैथ है, 72 बटा 60 करेंगे तो 0.8 सेकंड के अंदर, 0.8 सेकंड के अंदर एक बार आपका दिल धड़कता है, ठीक है। 0.8 सेकंड के अंदर एक बार दिल आपका धड़कता है। वो अब 0.8 सेकंड का हिसाब देखते हैं कि कितनी देर उसमें दो चारों वो रेस्ट में रहेंगे। मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग में रेस्ट में रहते हैं, ब्लड डायरेक्टली जाता रहता है, तो कितनी देर वो चारों रेस्ट में रहेंगे, कितनी देर आपका राइट जो आपका एट्रियम है वो संकुचन होगा, उसके अंदर संकुचन होगा, कितनी देर आपका वेंट्रिकल के अंदर संकुचन होगा। अब उसका हिसाब कर लेते हैं। तो
एक बार दिल धड़कता है वो कितना 0.8 सेकंड के अंदर। अब 0.8 सेकंड का अपन को हिसाब लगाना है, तो 0.8 सेकंड के अंदर 0.4 सेकंड के अंदर ये क्या रहते हैं, जॉइंट डायस्टोल के अंदर रहते हैं। जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या है कि दोनों आपके अट्रियम और वेंट्रिकल दोनों क्या है, रेस्ट कंडीशन के अंदर रहेंगे। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में रेस्ट कंडीशन के अंदर रहते हैं, तो 0.4 सेकंड के अंदर क्या है, दोनों रेस्ट कंडीशन के अंदर रहते हैं। तो 0.8 सेकंड में से 0.4 सेकंड का तो हिसाब अपन को मिल गया कि भाई दोनों क्या है, रेस्ट कंडीशन में थे 0.4 सेकंड तक। ठीक है, फिर क्या हुआ था, फिर आपका अट्रियम जो उसके अंदर क्या हुआ था, संकुचन हुआ था। वो कितने टाइम के लिए हुआ, वो होता है 0.1 सेकंड के लिए आपका संकुचन होता है। अट्रियम के अंदर कितनी देर के लिए संकुचन होता है, 0.1 सेकंड के लिए होता है। तो 0.8 में से अपन को 0.4 का हिसाब मिल गया, 0.1 का, टोटल 0.5 सेकंड का अपन को हिसाब मिल चुका है। बात करेंगे 3 से 0.3 सेकंड, तो आपका जो वेंट्रिकल जो आपका संकुचन होता है, वेंट्रिकल के अंदर संकुचन हुआ था, वो 0.3 सेकंड के लिए होता है। तो ये पूरी 0.8 सेकंड का अपन को हिसाब मिल चुका है। एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें ना हो जाए, आपको समझ में आ जाए चीजें, तो एक बार सुनो वापस ध्यान से। 0.4 सेकंड के लिए आपका जो हार्ट है वो पूरी तरह से रेस्ट में होता है, ये आलिंद और नीले दोनों रेस्ट में होते हैं। फिर मैं मैंने आपको कहा कि अट्रियम जो वो क्या करेंगे, संकुचन करेंगे, कितनी देर के लिए, 0.1 सेकंड के लिए। फिर वेंट्रिकल संकुचन किया, वो कितनी देर के लिए, 0.3 सेकंड के लिए। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछेगा, वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे कि आपका जो आलिंद है, आपका जो अट्रियम है, वो टोटल कितनी देर रेस्ट में रहा, टोटल कितनी देर रेस्ट में रहा। तो भाई 0.8 सेकंड टोटल टाइम था, उसमें से उसने काम कितनी देर किया, 0.1 सेकंड काम किया, बाकी तो वो रेस्ट में रहा ना। भाई 0.4 सेकंड तो दोनों रेस्ट में थे, आलिंद और नीले, ठीक है। और 0.3 सेकंड जब वेंट्रिकल काम कर रहे थे, उस टाइम पर भी आपका अट्रियम तो रेस्ट में ही था ना, है ना। तो 0. आपका 1 सेकंड वो काम करता है, बाकी 0.7 सेकंड तो वो रेस्ट में ही रहता है। फिर पूछ लेगा आपका जो आपका वेंट्रिकल है वो टोटल कितनी देर रेस्ट में रहता है, तो 0.3 सेकंड काम कर रहा है, बाकी 0.5 सेकंड तो ये रेस्ट में रहता है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होना चाहिए। चलो अब थोड़ी सी गणित है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, तो आपका 70 ml होता है। कितना होता है, 70 ml। क्या मतलब है इसका, देखो ध्यान से, एक बीट के अंदर, एक बार दिल धड़कने पर प्रत्येक निलय से, ठीक है, एक बार दिल धड़कने पर प्रत्येक निलय से 0.8 सेकंड के अंदर एक बार दिल धड़कता है, तो कितना आपका ml ब्लड पंप होता है, 70 ml ब्लड पंप होता है। एक बार दिल धड़कता है कितनी देर में, 0.8 सेकंड में, तो प्रत्येक निलय से कितना ब्लड पंप होगा, 70 ml ब्लड पंप होता है। वही मैं बात करूं, 72 बार आपका दिल धड़केगा, 72 बीट बनेंगी कितने मिनट में, 1 मिनट के अंदर बनेंगी। प्रत्येक निलय से कितना ब्लड जाएगा, 5 लीटर ब्लड जाता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 70 गुणा आप 72 करोगे तो आपका 5 लीटर ब्लड आएगा। 70 ml से 72 आप 72 से गुणा करोगे तो आपका 5 लीटर ब्लड आएगा। और 5 लीटर क्या है, यहाँ पर कार्डियक आउटपुट है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो बात करेंगे अपन ईसीजी की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ईसीजी सबने देखी होगी, और टीवी में देखते कुछ भी हो जाए, वो मशीन में जोड़ देते हैं ना, लीड वीड लगा देते हैं, और फिर वो से चलती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है ठीक है, ऐसा सा ग्राफ दिखता है, ठीक है। और ऐसी आवाज भी करती है ना, मशीन भी आवाज भी करती है, पिप 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 पिप, ठीक है। और जब वो खत्म हो, मतलब इंसान टाइम बोल गया, तो वो क्या था, पिप 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 पी, ठीक है। इस प्रकार से देखा होगा अपने सबने, है ना। एनसीईआरटी लिखते वो मन से नहीं बोल रहा, ये वाली बात लिखती है कि अपन ने देखा है, नाटकों के अंदर देखते हैं ना। हाँ चलो, ईसीजी क्या करते हैं, इसके अंदर 3 लीड होती हैं, जिसके अंदर क्या होती है, 3 लीड होती हैं। 2 लीड जो कहां लगाई जाती है, प्रत्येक कलाई पर। एक लीड इस कलाई पे लगा देंगे, एक लीड इस कलाई पे लगा देंगे, दोनों हाथों की कलाइयों पर एक एक लीड लगा दी, 2 लीड का हिसाब तो मिल गया। तीसरी लीड कहां लगाएंगे, तीसरी लीड लगाते हैं बाएं टखने पर लगाएंगे, कहां लगाएंगे, बाएं टखने पर लगाएंगे। अरे एंकल है, ठीक है, एंकल टखना पे लगाएंगे ना, तो बाएं साइड का जो टखना है वहां पर लगाएंगे। 2, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक टखने पर, 3 लीड होगी। 3 लीड लगाते हैं कहां पर, ईसीजी के अंदर। अगर अपन को नॉर्मल ईसीजी चाहिए, स्टैंडर्ड ईसीजी चाहिए, तब अपन 3 लीड यूज करते हैं। और अगर अपन को डिटेल्ड ईसीजी चाहिए ना, तब उसके अंदर अपन ये 3 लीड तो लगाएंगे, उसके अलावा चेस्ट रीजन के अंदर भी बहुत सारी लीड अपन लगाते हैं, ठीक है। तो अपन अपने सिलेबस में क्या है, स्टैंडर्ड ईसीजी है, नॉर्मल वाली ईसीजी है, इसलिए अपन 3 लीड की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में नहीं चाहिए, तो 2 लीड अपन कलाइयों पे लगाते हैं, 1 लीड अपन बाएं टखने पे लगाते हैं। चलो, अब ये जो ग्राफ आता है ना, ये किसको दर्शा रहा है, ये ग्राफ किसको दर्शा रहा है, ये अपन ने जो अपना दिल की बात करी ना, उसी को दर्शा रहा है। देखो कैसे दर्शा रहा है, ये जो यहाँ पर पी बन रहा है ना, ये जो उछाल सा आ रहा है ना, पी जो बन रहा है यहाँ पर, देखो उछाल सा आ रहा है, ये क्या है, ये किसको दर्शा रहा है। यहाँ पर आपका जो अट्रिया जो है ना, वो डीपोलराइजेशन हुआ था, उसका अट्रिया का डीपोलराइजेशन हुआ था, याद है। अरे अट्रिया जो वो संकुचन हुआ था ना, अट्रिया के अंदर आपका जो आलिंद है उसके अंदर संकुचन हुआ था ना 0.1 सेकंड के लिए, बस उसी को दर्शा रहा है ना, कि आपका अट्रियम जो है उसने संकुचन किया है, तो आपका ये इस प्रकार से उछाल आएगा, ठीक है। फिर आया क्या आपका QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, ये देखो QRS कॉम्प्लेक्स बनता है बड़ा सा, ठीक है। तो ये किसको दर्शाता है, अरे आपका वेंट्रिकल जो है ना, नीले, वो क्या हुआ था, थोड़ी देर के लिए 0.3 सेकंड के लिए संकुचन हुआ था, बस उसी के एक उछाल दिखा रहा है, किसको, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन दिखा रहा है, ठीक है।
फिर आगे देखो ये टी किसको दर्शा रहा है? ये आपका जो वेंट्रिकल जो है वो वापस रेस्ट कंडीशन में आ गया था, उसको ये टी दिखा रहा है। इससे क्या पता लगेगा अपन को कि पी आ रहा है मतलब आपका एट्रियम जो वो सही से काम कर रहा है, ठीक है। ये आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है मतलब आपका नीले भी सही से काम कर रहा है। टी वापस आ रहा है मतलब आपका वेंट्रिकल जो वापस रेस्ट हो चुका है। अब आपको ये भैया वेंट्रिकल का रेस्ट वाला तो हमें भी दिखा दिया इसने, लेकिन हमें जो आपका अट्रियम है उसका रेस्ट तो नहीं दिखाया। अट्रियम का हमें सिर्फ संकुचन वाला दिखाया, रिलैक्स वाला नहीं दिखाया। मैंने कहा रिलैक्स वाला कब होता है? अट्रियम जो है वो यहाँ पर आपका जो आलिंद है वो यहाँ पर संकुचन होता है, लेकिन वो जब रेस्ट में आता है तो वो आता है कि क्यूआरएस बन रहा है ना, इस क्यूआरएस जब ये क्यूआरएस बनता है उसी टाइम पर आपका जो आलिंद है वो रेस्ट कंडीशन में आता है। तो ये जो है ये बड़ा सा आता है, इसी के पीछे वो कहीं छुप जाता है। आपका आलिंद का जो रेस्टिंग वाला जो उछाल है वो इसी के पीछे छुप जाता है, वो अपन को दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को गिन लेते हैं, अगर ये सही चल रहा है मतलब हृदय जो सही से काम कर रहा है, ठीक है। चलो इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रक्त वाहिकाओं की बात करते हैं। रक्त वाहिकाओं के अंदर 3 परत होती हैं, तो आपकी ब्लड वेसल उनके अंदर 3 परत है। नाम क्या है? एक ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक ट्यूनिका मीडिया, एक ट्यूनिका इंटाइमा, ठीक है। नाम से पता लग रहा है एक्सटर्ना मतलब बाहर सबसे बाहरी परत होगी वो कौन सी होगी? ट्यूनिका एक्सटर्ना होगी। बीच वाली ट्यूनिका मीडिया और सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटाइमा। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो किससे बनी हुई होती है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, कोलेजन फाइबर से बनी हुई होती है। ट्यूनिका मीडिया जो वो स्मूथ मसल जो चिकनी पेशी है उनसे और इलास्टिन फाइबर्स की बनी हुई होती है। और ट्यूनिका इंटाइमा की बात करें तो ये स्क्वोमस एंडोथेलियम की बनी हुई होती है, ठीक। चलो अब आर्टरी और वेन के बारे में बात करते हैं, धमनी और शिरा के बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान से, धमनी के अंदर जो धमनी है उसका ल्यूमन जो वो अधिक होता है। भैया ल्यूमन क्या वाला है? देखो अभी दिखाता हूं आपको ल्यूमन। मान लो ये धमनी है, ठीक है, ये मान लो धमनी है, ठीक है। तो इसकी बीच में ये जो खाली जगह है ना जिसके अंदर रक्त बहेगा, जो खाली जगह जिसके अंदर रक्त बहेगा, चौड़ाई जो है ना बीच की जो जिसमें खाली जगह जो है जिसमें रक्त बहेगा उसको ल्यूमन कहते हैं, उसको ल्यूमन कहते हैं। तो आर्टरी का जो ल्यूमन होता है ना वो अधिक होता है। आर्टरी का ल्यूमन जो है वो अधिक होता है, मतलब रक्त जो है वो ज्यादा मात्रा में फ्लो कर सकता है। और इसका इसके अंदर कोई वॉल नहीं होते, आर्टरी के अंदर कोई वॉल नहीं होते, ठीक है। वेन की बात करें, शीरा की बात करें तो शीरा के अंदर जो ल्यूमन है वो कम होता है, मतलब जो रक्त बहने की जो जगह होती है वो कम होती है, मतलब वो अंदर से पतली होती है। अंदर से क्या होती है? पतली होती है, ठीक है। ये और वेन्स के अंदर वॉल भी होते हैं, ठीक है, वॉल भी पाए जाते हैं। ट्यूनिका मीडिया इनकी पतली होगी, वेन की जो ट्यूनिका मीडिया होगी वो कैसी होगी? पतली होगी, ठीक है। चलो अब बात करें हृदय चक्र का नियमन। देखो ध्यान से, ये भी देख लो। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो अपना जो हृदय है वो कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है। एक बात आपको बता देता हूं, अपना हृदय कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है। भैया मायोजेनिक का मतलब क्या है? भाई अपने हृदय को अपना जो दिमाग है वो चलाता है क्या? अरे अब दिमाग चलाता है कि भाई हृदय तू है ना धड़क 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 ऐसा बोलता है क्या? नहीं, अपना दिल अपने आप धड़कता रहता है, ठीक है। मतलब क्या है? मसल्स जो वो धड़काती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका एसए नोड क्या है? ऑटो एक्साइटेबल है, वो खुद क्या एक्साइट होता रहता है, खुद ही उत्तेजित होता रहता है। तो यहाँ पर जो अपना हार्ट है वो क्या है? मसल्स जो है वो जनरेट करती है, उसके अंदर एसए नोड जनरेट करता है, मसल जनरेट करती है। तो हार्ट है मायोजेनिक। एग्जाम में पूछेगा कि आपका हार्ट क्या है? न्यूरोजेनिक हार्ट है। नहीं, न्यूरोजेनिक नहीं, मायोजेनिक। अपने दिमाग का रोल है, अपने हार्ट को कंट्रोल करने में रोल है, लेकिन चालू बंद करने में रोल नहीं है। अपना दिमाग जो उसको क्या कर सकता है? दिल की धड़कन जो उसको तेज बना सकता है, कम कर सकता है, लेकिन चालू बंद नहीं कर सकता कि भाई अपने दिमाग के मन में आएगी इसकी जो दिल की धड़कन है उसको रोक दो। ना ना ना, ऐसे नहीं होगा, वो तो हार्ट का काम है, ठीक है। तो मायोजेनिक हार्ट होता है अपना, ठीक है। हृदय कार्यों का मेडुला ऑब्लिंगेटा नियमन कर सकता है, मैंने आपको बता दिया कि जो हृदय के कार्य हैं उनका मेडुला ओब्लिंगेटा जो वो इनका नियमन कर सकता है, चालू बंद नहीं कर सकता, नियमन कर सकता है। कैसे कर सकता है? एक सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल। ध्यान से सुनना, सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल से क्या होगा? हृदय दर, नीले संकुचन, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं। क्या होगा? आपका हृदय की जो दर है, हार्ट बीट जो वो बढ़ जाएगी, ठीक है। हार्ट बीट बढ़ेगी तो आपका नीले का जो संकुचन है, नीले का संकुचन भी जल्दी जल्दी होगा, बढ़ जाएगा, और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। जब दिल की धड़कन बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट ओबीसी बात है बढ़ेगा ही, ठीक है। तो जब भी आपको एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर शैतान, जब शैतान दिखाई देगा तो दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, दिल की धड़कनें बढ़ेंगी तो आपका नीले की जो आपका संकुचन वो भी बढ़ेगा, और नीले का संकुचन बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, पी फॉर प्यारे लोग और पैरासिम्पैथेटिक, पी फॉर पैरासिम्पैथेटिक। जब आपको कोई प्यार करने वाला लोग, प्यारे लोग दिखाई देंगे तो आपका जो हृदय है वो शांत रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। शांत रहेगा मतलब बंद नहीं होगा, शांत रहेगा, ठीक है। तो हार्ट बीट जो वो नॉर्मल चलेंगी, कम रहेंगे तो कार्डियक आउटपुट भी कम आ जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे ही जैसे आपका ये मेडुला ओब्लिंगेटा नियमन कर सकता है आपके जो आप हार्ट बीट, आपके हृदय के जो कार्य हैं उनको, वैसे ही एड्रिनल जो मेडुला जो है इसके हार्मोन जो वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं। एड्रिनल जो मेडुला है इसके हार्मोन्स किसको बढ़ा देते हैं? कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे प्रीसंचरण तंत्र की विकृतियों के बारे में बात करते हैं। पहला है उच्च रक्तदाब, ठीक है। जो नॉर्मल आपका रक्तदाब होता है वो कितना होता है? 120/80, ठीक है। लेकिन उच्च की बात करें, उच्च कितना होता है? 140 से 90 के बीच में जब आ रहा है ना, 140/90 आ रहा है और लगातार आ रहा है,
तो ये क्या है आपका उच्च रक्तदाब हो जाएगा। 140 से अधिक आ रहा है तो ये क्या है उच्च रक्तदाब है। और उच्च रक्तदाब ज्यादा हो जाएगा तो क्या कंडीशन होंगी, जो आपके हृदय जो है, आपका किडनी जो है, इन आपके अंगों पर क्या है ये असर डालती है। तो यहाँ पर देखो लिख भी रखा है कि वह अति तनाव प्रदर्शित करता है, उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है। ठीक है, जब आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई रहेगा तो ये हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य जो महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क, दिमाग जो हो गया, आपकी किडनी होगी, इन अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब बात करें अगला रोग है हृदय धमनी रोग, कैड भी कहते हैं इसको। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, हृदय धमनी बीमारी या रोग प्राय इसको अथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, हृदय धमनी रोग, कैड या फिर अथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती हैं। इसके अंदर जो आपकी, एक मिनट बता देता हूं मैं आपको, इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर होगा ये कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल है ना, ये मान लो रक्त वाहिका है। ठीक है, वो वाली रक्त वाहिका जो किसको रक्त पहुंचाती है, आपके हार्ट को रक्त पहुंचाती है, आपके हृदय को रक्त जो पहुंचाती है, वो वाली ब्लड वेसल, उसके अंदर किसका जमा हो जाएगा, उसके अंदर ये आपकी कैल्शियम, ठीक है, फेट, ये जमा हो जाएंगे। अब कैल्शियम फेट जमा हो गए तो यहाँ पर जो रक्त है वो आगे जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, सकरा हो गया ना, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर जमा हो गया तो ये देखो जगह कम हो गई, सकरा हो गया। ठीक है, तो ये हमारी धमनियों के अंदर होती है, जैसे कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेशे जो ऊतक है वो जमा होने लगते हैं, जिससे देखिए धमनी जो है वो अवकाशिक जो है वो सक्रिय हो जाएगी, इसका ल्यूमन जो अवकाशिका जो है वो क्या हो जाएगा, सकरा हो जाएगा। ठीक है, फिर है हृदय शूल, एंजाइना की बात करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस को कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, हृदय के पास में, हृदय की जो मसल्स हैं उनके पास में पर्याप्त मात्रा के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, सीने में दर्द होगा, वक्स पीड़ा होगी। ठीक है, जो एंजाइना की पहचान है। ठीक है, एंजाइना के अंदर दिल के अंदर दर्द होता है। हृदय शूल स्त्री या पुरुष दोनों के अंदर हो सकता है, किसी भी आयु के अंदर हो सकता है। ठीक है, लेकिन मध्यावस्था और वृद्धावस्था के अंदर ये सामान्य देखा जाता है। मिडिल एज के अंदर जो आपकी मध्यावस्था है उसके अंदर, और आपकी जो वृद्धावस्था होती है उसके अंदर ये ज्यादातर देखा जाता है। यह अवस्था रक्त बहाव के प्रभावित होने से होती है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला है अपना हृदयपात, हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट फेलियर, ये देखो भाई, हृदयपात वह अवस्था है जिसमें शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर सकता। हृदयपात, हार्ट फेलियर सुना होगा आपने, हार्ट फेलियर, हृदयपात तो हिंदी में नहीं सुनते, हार्ट फेलियर तो सबने सुना होगा। हार्ट फेलियर क्या होता है, देखो ध्यान से, कि जितनी रक्त की आवश्यकता है शरीर को, उतना रक्त पंप नहीं कर पा रहा अपना ब्लड, अपना जो हार्ट जो है, ब्लड बोलो। ठीक है, जितने ब्लड की आवश्यकता है, मान लो मेरे पैरों को जितनी ब्लड की आवश्यकता है, उतना ब्लड मेरे पैरों को नहीं कर पा रहा पंप, कौन है, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा। ये कैसी कंडीशन है, हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है। विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं कर पाता है, इसे कभी कभी संकुलित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि फुफ्फुस का संकुलन होना भी इस बीमारी का प्रमुख लक्षण होता है। अगर आपको फुफ्फुस, फेफड़े ढंग से काम नहीं कर रहे, तो फेफड़े काम नहीं कर रहे तो बेचारे ऑक्सीजन का जो हार्ट वो कैसे ऑक्सीजन पहुंचाएगा भाई, फेफड़े ऑक्सीजन देंगे हार्ट को तभी तो वो पहुंचाएगा। ठीक है, हृदयपात जो वो ठीक हृदयघात की भांति नहीं होता। हार्ट फेलियर अलग चीज है, हार्ट अटैक अलग चीज होता है। देखो वापस सुनो ध्यान से, हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, हार्ट काम तो कर रहा है लेकिन इतने ढंग से काम नहीं कर पा रहा कि शरीर की जो जितनी जरूरत है उसको पूरा कर पाए। और हार्ट अटैक क्या होता है, उसके अंदर तो हृदय काम करना ही बंद कर देता है, हार्ट स्टॉप हो जाता है। हृदयपात के अंदर क्या होता है, जो हृदयघात के अंदर, हृदयघात के अंदर हृदय की जो धड़कन है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो हृदयघात किसको, हार्ट अटैक को कहते हैं, हृदयपात हार्ट फेलियर को कहते हैं। यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए चलो।